हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चंदा अपने बेटे राकेश के साथ रहा करती थी। चंदा के पति की कई सालों पहले ही शराब पीने के कारण मौत हो गई थी, जिसके बाद से चंदा अपना घर चलाने के लिए कई घरों में झाड़ू पोछा करती थी। एक रोज राकेश घूमकर बाहर से आता है और घर आते ही अपनी माँ चंदा से कहता है, माँ खाने में क्या बनाया है? जल्दी से दे दो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। दाल चावल बनाए हैं, अभी देती हूँ। दाल चावल? माँ आपको कितनी बार कहा है कि कभी तो कुछ अच्छा बना लिया करो। ये खा खा कर मैं तो परेशान हो चुका हूँ। चावल तो गले से अंदर जाते ही नहीं और दाल तो ऐसी लगती है जैसे उसमें डुबकी लगा लूं। खाना है खा, वरना तेरे नखरे मेरे बस से बाहर हैं। दाल पानी वाली है, चावल तुझे पसंद नहीं, रोटी बनाओ तो कहता है रोटी सूखी है। हाँ ठीक है, नहीं खाना मुझे कुछ भी। जा रहा हूँ अपने दोस्त के पास, वहीं से खाकर आऊंगा। इतना बोलकर राकेश घर से निकल जाता है और राकेश के जाते ही विमला का आना होता है और वो आते ही चंदा को गुस्से में देखकर चंदा से कहती है, क्या हुआ चंदा, इतनी गुस्से में क्यों है? और राकेश कहाँ गया है? अरे विमला बहन, वही रोज रोज के नखरे। दाल चावल नहीं खाएगा, ना ही उसे रोटी खानी है। मैं कहाँ से उसके लिए बाहर का खाना ला कर दूं? जो कमाती हूँ सब घर ही में तो लग जाता है। ये तो तू ठीक कह रही है, लेकिन चंदा अब उसकी उम्र 21 साल की हो गई है, उसे काम करने का प्रेशर बना। विमला बहन, आपको क्या लगता है मैं उसे कहती नहीं होंगी? मैं रोज इस चक्कर में उससे लड़ भी पड़ती हूँ, लेकिन उसे दिखता ही नहीं है कि उसकी माँ दूसरों के घर में जाकर काम करती है। कैसे पैसा आता है, गरीबी क्या है। तू कहती है तो मैं समझाऊं क्या उसे? नहीं विमला बहन, कोई फायदा नहीं होने वाला। एक नंबर का निकम्मा है, अपने बाप पर ही गया है। खुद तो चला गया, मेरे पीछे ये आफत छोड़ गया। तेरा गुस्सा होना जायज है, लेकिन इतना भी गुस्सा ना किया कर। विमला बहन, आज हूँ कल नहीं। कल को इसे ठोकर लगेगी ना, तभी इसे समझ आएगा। अब चंदा घर का सारा काम करने के बाद ही अपने काम पर चली जाती है और कई घरों में काम करने के बाद ही चंदा कांता के घर जाती है, जहाँ चंदा काम करती थी। वहाँ पहुँचकर चंदा काम में लग जाती है। तभी कांता चंदा से कहती है, चंदा, तू कितने समय से यहाँ पर काम कर रही है, लेकिन आज तक तूने कभी जाने का नाम ही नहीं लिया। लेकिन वो जो खाना बनाने आती थी, उसे मैंने एडवांस दिया, वो पैसे लेकर भाग गई। मेरा ही नहीं, कईयों का। अच्छा मालकिन, तभी तो घर में काम करने वाली पर कोई विश्वास नहीं करता। हाँ, ये तो तू ठीक कह रही है। वैसे तेरी नजर में कोई खाना पीना करने वाली हो तो बताइयो। अरे मालकिन, मैं ही कर दूंगी अगर आप कहेंगी तो। अरे चंदा, नेकी और पूछ पूछ, भले काम में देरी कैसी। आज से तू ही खाना बना कर जाइयो। मैं तो कहती हूँ तू अभी ही लगे हाथ खाना पीना कर ले। जी मालकिन, मैं अभी ये सब काम करके खाना भी बना दूंगी, बस थोड़ी पगार बढ़ा देना। अब पोछा लगाते हुए चंदा मन में सोचती है, चलो अब राकेश के खाने का इंतजाम हो गया। इसमें से थोड़ा खाना राकेश के लिए ले जाया करूंगी, कम से कम वो नखरे तो नहीं दिखाएगा। अब झाड़ू पोछा बर्तन करने के बाद ही चंदा कांता के घर रात का खाना बनाती है। वहीं दूसरी तरफ कांता अपने लैपटॉप पर काम कर रही होती है और कुछ समय बाद ही चंदा खाना बनाकर सबको खिलाकर बचा हुआ खाना अपनी मालकिन कांता से चुरा कर घर ले आती है। राकेश देख, मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ, पनीर की सब्जी और पूरी। क्यों मजाक कर रही हो माँ अपने बच्चे से? मुझे भूख नहीं है और आपके दाल चावल को देखकर तो मेरी भूख मर जाती है। अच्छा उठ तो देख, मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। माँ, ये आप कहाँ से लाई? इसमें से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अब राकेश उस खाने को खुशी खुशी खाकर सो जाता है और चंदा तो सुबह का खाना खाकर सो जाती है। और तो और अब चंदा जब से कांता के घर खाना बनाने लगी थी, वो अपने बेटे राकेश के लिए रोज ही अच्छा खाना लाने लगी थी। एक रोज देर रात चंदा कांता और उसके परिवार को खाना खिलाने के बाद अपनी साड़ी में एक टिफिन छुपा कर ले जा रही होती है, जो कि कांता देख लेती है, लेकिन वो कांता से कुछ नहीं कहती। चंदा साड़ी के नीचे क्या रख रही थी? आज से पहले उसने ऐसा कुछ नहीं किया। चाहे कुछ भी होगा, मैं उस पे बेकार ही शक कर रही हूँ। अब चंदा कांता के घर से निकलकर अपने घर जा रही होती है। तभी वो रास्ते में मन में सोचती हुई जा रही थी, ये जो भी मैं कर रही हूँ वो गलत है, लेकिन मैं क्या करूँ? भगवान,
ये सब मैं पेट के लिए और अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ। मुझे माफ करना। अब रोज ही राकेश अच्छा अच्छा खाना खाने लगा और वो अब भी अपनी माँ की हालत देखकर भी काम करने को राजी नहीं था। एक रोज कांता चंदा को कहती है, चंदा, तू तो घर घर जाकर काम करती है, 2 पैसे कमाती है, तो वो पैसे जमा भी करती है या नहीं? दीदी, जो भी कमाती हूँ वो अपने इस निकम्मे बेटे की पढ़ाई और घर खर्च में लगा देती हूँ। अच्छा, तो बचाती कुछ भी नहीं है? अभी मेरे बेटे ने 12वीं की है। अब सोच रही हूँ इस पर पैसे बर्बाद करना बेकार है, इसलिए सोचा काम पर लगा दूं। अब हर दिन की तरह आज भी जब चंदा घर जाती है तो वो देखती है कि राकेश सोया हुआ है, और जब चंदा राकेश को उठाती है तो वो नहीं उठता और उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। ये बदबू तो शराब की है, यानी इसने शराब पी रखी है। हे भगवान, ये कैसी अनहोनी है। पहले ही आपने शराब की लत की वजह से मेरे मर्द को मुझसे छीन लिया, अब ये भी अपने बाप के नक्शे कदम पर जा रहा है। ये सब जानने के बाद चंदा रोते हुई सो जाती है और इसी के साथ अगली सुबह की शुरुआत होती है और चंदा घर का काम कर रही होती है। तभी राकेश उठता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, सुबह सुबह ही भूख लग गई है, कॉफी मिलेगी क्या? माँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप हो कि मुझे इग्नोर किए जा रही हो। क्या लेगा? रईसों वाला खाना, चाय, कॉफी, मटर पनीर, बिरयानी। तेरा बाप यहाँ तेरे लिए खजाना छोड़ गया है। माँ, आपको सुबह सुबह क्या हुआ है? अरे शर्म बची है ना थोड़ी सी तुझ में, तो शर्म से कुछ बोल मत। माँ, आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? क्योंकि तेरे जैसे नालायक बेटे को पैदा करके मैंने गलती कर दी। रात में जो शराब पीकर आया था, पैसे किसने दिए थे तुझे, या चोरी की थी कहीं से? हाँ, पी थी। बोलो क्या करोगी? और पीऊंगा। इतना बोलने के बाद राकेश घर से चला जाता है और इधर चंदा उदास होकर काम पर चली जाती है और कई घरों में काम करने के बाद ही वो कांता के घर जाती है और कांता चंदा को उदास देखकर चंदा से कहती है, क्या हुआ चंदा, आज बहुत उदास लग रही है, कोई बात हुई है क्या? नहीं दीदी, बस अपने बेटे से परेशान हूँ, बाकी सब ठीक है। इतना कहने के बाद चंदा काम करती है और सबको हर रोज की तरह खाना खिलाकर अपने बेटे के लिए खाना ले जाती है। अब कांता चंदा को खाना चुराते हुए देख लेती है और वो उस समय तो चंदा को कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके पीछे पीछे घर जाती है और देखती है कि चंदा उस खाने को अपने बेटे को देते हुए बोल रही थी, खाना खा ले, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है तूने। मुझे नहीं खाना और आप मुझसे बात भी मत करो, ठीक है? अब कांता चंदा के घर के अंदर आती है और चंदा कांता को देखकर कहती है, मालकिन, आप यहाँ? क्या हुआ, कोई बात है क्या? चंदा, मैं तुझ पर कितना विश्वास करती थी, लेकिन तुझ पर विश्वास करके मैंने शायद गलती की। मालकिन, मैं तो बचा हुआ खाना लाती थी, वो भी अपने बेटे के लिए। ये दाल रोटी चावल ये सब हाथ भी नहीं लगाता ये। तो तू मुझसे मांग लेती, चोरी करने की क्या जरूरत पड़ी तुझे? आज से मैं तुझे काम से निकालती हूँ। गरीब थी, सहारा क्या दे दिया, सर पर चढ़ गई ये लोग तो। कांता चंदा की जितनी बेइज्जती करती है वो सब राकेश देख और सुन रहा था और वो कांता के जाने के बाद अपनी माँ के गले लगकर रोने लगता है और कहता है, माँ, कल से आप कहीं भी काम नहीं करोगी। कल से मैं आपको कमा कर ला कर दूंगा और आपको खिलाऊंगा। तू क्या खिलाएगा जो आज तक एक काम नहीं करता, घर का या बाहर का? माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे कैसे पता नहीं चला कि मेरी माँ मेरे लिए कितनी मेहनत से खाना ला रही है। इस तरह से राकेश को बहुत पछतावा होता है और वो सुधर जाता है। नितिशा एक बहुत ही झूठी और लालची औरत थी जो अपने लालच के चक्कर में अपने परिवार वालों से भी झूठ बोलने से बाज नहीं आती थी। नितिशा की सास दुलारी बहुत सीधी थी, जिसके चलते वो अपनी बहू के झूठ और लालच को पकड़ ही नहीं पाती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय दुलारी अपनी बहू नितिशा के कमरे में आकर उसे कहती है, बहू, नवीन का कोई फोन आया था कि नहीं? कैसा है वो? ना जाने कितना बिजी रहता है, जब भी हम लोग फोन करते हैं तो उठाता ही नहीं है, ना दोबारा करता है। माँ जी, आप तो जानती हैं ना कि वो हमेशा काम के चक्कर में बाहर ही रहते हैं। जैसे घर में कुछ दिन रुकने की फुर्सत नहीं है, वो बात क्या करेंगे? इतना भी क्या बिजी हो ना कि अपने परिवार वालों से बात भी ना कर पाए। उसने मेरे दवाइयों के पैसे भिजवाए हैं कि नहीं? फोन मिला जरा, मैं पूछूं उससे। अगर माँ जी को बता दिया तो नवीन जी बता देंगे
कि उन्होंने तो 2 दिन पहले ही दवा के पैसे भिजवा दिए हैं और मैंने उसे दवाई की जगह अपना मेकअप का सामान लिया है। बोल बहू, तू ऐसे चुप क्यों हो गई? लगा फोन उसे। नहीं माँ जी, अभी तो उन्होंने कोई पैसे नहीं भिजवाए। मैं उनको कॉल करके बोल दूंगी, अभी वो ऑफिस में होंगे ना। ठीक है बहू, साथ ही उसे राशि के कॉलेज एडमिशन की डेट भी याद दिला दियो कि वो पैसे भिजवा दे। 2 दिन में अगर पैसे जमा नहीं करवाए तो उसका पूरा 1 साल खराब हो जाएगा। जी माँ जी, याद दिला दूंगी मैं उनको फोन करके। ठीक है, मुझे अब थोड़ा 1 कप चाय ला कर दे दे, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। दुलारी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और नितिशा अपने पति नवीन को कॉल करने की जगह मेकअप करने लग जाती है। तभी नवीन का कॉल आता है और कॉल उठाते ही नितिशा कहती है, मैं आपको ही कॉल करने वाली थी। वो माँ जी आई थी, कह रही थी आपको पैसे के लिए बोल दूं। माँ हमेशा मुझे पैसों के लिए ही तो याद करती हैं। कभी कॉल करके ये नहीं बोलती कि बेटा तू कब आ रहा है, हमें पैसा नहीं चाहिए। मैं समझ सकती हूँ, आपको बुरा लग रहा होगा, तभी तो मैंने आपको मना किया है कि माँ जी का या राशि का फोन आए तो आप मत उठाया करो, मैं सब संभाल लूंगी। जब से तुमने मना किया है तब से मैंने उन लोगों का कॉल नहीं उठाया। उनको पैसों से प्यार है तो वो ही भिजवा रहा हूँ, मुझसे क्या मतलब है उन्हें। आप लोग बात ना करें वही अच्छा है, वरना मेरा झूठ पकड़ा जाएगा और चारों तरफ से आने वाले पैसे भी बंद हो जाएंगे। अच्छा किया आपने। मैंने पैसे भेज दिए हैं एडमिशन के लिए, यही बताने के लिए फोन किया था। बता देना उन्हें। और तुम्हारी फ्रेंड की शादी आने वाली है तो तुम्हारी शॉपिंग के लिए भी पैसे भेज दिए हैं, निकाल लेना। आपको याद था? सच में आप सबका कितना ख्याल रखते हैं। ओके, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके। नितिशा इतना कहकर फोन कट कर देती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। तभी एक दिन शाम के समय नितिशा और दुलारी हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी वहाँ राशि रोते हुए आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरा पूरा साल खराब हो गया। मेरा कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया, मैं फीस नहीं जमा कर पाई। चुप हो जा बेटी, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तेरे भाई ने ही पैसे नहीं भिजवाए तो क्या करे? क्यों बहू, तूने बताया नहीं था क्या नवीन को? माँ जी, मैंने उनको सब बताया था, लेकिन उनको काम के आगे कहाँ कुछ याद रहता है। देखिए ना, मुझे भी कल अपनी दोस्त की शादी में जाना है, लेकिन उन्होंने मेरे लिए पैसे भी नहीं भिजवाए। सच में माँ, भाई से इस तरह की लापरवाही की उम्मीद नहीं थी मुझे। बहू तू चिंता मत कर, तू जाकर मेरी अलमारी में से पैसे ले ले और चली जा शॉपिंग पर। मेरे पेंशन के थोड़े पैसे आए हुए हैं। माँ, लेकिन आप फिर अपनी दवा कैसे लाओगी? भाई ने तो पैसे भी नहीं भिजवाए अभी तक। कोई बात नहीं बेटी, जैसे तू मेरी बेटी है वैसे वो भी तो मेरी ही बेटी है। क्या बात है, दोनों तरफ से फायदा। अब नवीन जी ने जो पैसे भिजवाए हैं वो सारे पैसे मेरे हो गए और माँ जी से मिले पैसों की मैं शॉपिंग करूँगी। इसे कहते हैं दिमाग। कुछ समय बाद नितिशा अपनी सास की अलमारी से पैसे लेकर शॉपिंग के लिए निकल जाती है। साथ ही बैंक जाकर नवीन के भेजे हुए पैसों को भी निकाल लेती है और शॉपिंग करने के बाद वो सुनार की शॉप पर जाती है और बैंक से निकाले हुए सारे पैसों को सुनार को देकर अपने लिए सोने का सेट ऑर्डर करके घर आती है। ऐसे ही थोड़ा समय बीतता है, लेकिन नितिशा के लालच और झूठ बोलने में कोई कमी नहीं आती। वो हमेशा सभी घर वालों से झूठ बोलकर अपनी लालच को पूरा किया करती। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। तभी एक दिन सुबह के समय नितिशा दुलारी के कमरे में चाय लेकर जाती है और उसे जमीन पर बेहोश पड़ी देखकर डर जाती है। तभी वो अपनी ननद राशि को बुलाकर कहती है, अचानक पता नहीं कैसे माँ जी बेहोश हो गयी। तुम माँ जी को देखो, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। भाभी, ये सब कैसे हो गया? मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ राशि, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। नितिशा इतना कहकर जल्दी से डॉक्टर को कॉल करके घर बुलाती है और थोड़ी देर बाद डॉक्टर आकर चेकअप करने के बाद कहती है, अब ठीक है ये, लेकिन आगे के लिए इतनी लापरवाही इनकी जान भी ले सकती है। ये काफी समय से अपने बीपी की दवा नहीं ले रही है और इनका बीपी लो होना ठीक नहीं है। ऊपर से इनको शुगर भी है, आगे से ध्यान रखिए आप लोग। डॉक्टर इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और उसकी सारी बातें दरवाजे पर खड़ा नवीन सुन लेता है, जिसके बाद वो अंदर आकर कहता है, माँ की इतनी तबीयत खराब हो गई और आप लोगों ने मुझे कॉल करके बताना भी जरूरी नहीं समझा? भाई, बताना ना बताना आपके लिए सब बराबर है। आपको तो बस पैसे दिखाई देते हैं और कुछ नहीं। तुम ये क्या बोल रही हो? मैं जो कर रहा हूँ वो तुम लोगों के लिए ही तो कर रहा हूँ।
अगर हमारे लिए किया होता तो आज माँ की ये हालत नहीं होती। जब आपको पता है कि माँ को दवा की कितनी जरूरत है, लेकिन फिर भी आपने उनके लिए पैसे नहीं भिजवाए। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने पैसे भेजे हैं। मुझे अपनी सभी जिम्मेदारी का एहसास है। राशि सही कह रही है। मेरी दवाई छोड़, तूने तो इसकी पढ़ाई के लिए भी पैसे नहीं भेजे। इसका पूरा साल खराब हो गया और कभी भी एक कॉल भी नहीं की, इसलिए हम तुझसे नाराज हैं। मैंने सभी चीजों के लिए पैसे भिजवाए हैं। दूर होने के बाद भी अपनी किसी जिम्मेदारी से अपना मुंह नहीं मोड़ा है मैंने। हाँ, कॉल पर बात इसलिए नहीं की क्योंकि आप लोगों ने कभी सामने से कॉल करके ये नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, बस पैसे की ही डिमांड की। हमने पैसे की डिमांड की? अपने सभी घर वालों को ऐसे बहस करते हुए देखकर और अपनी सास की खराब हालत को देखकर नितिशा को अपने झूठ और लालच में आकर की गई गलतियों पर बहुत पछतावा होता है और वो सबके सामने हाथ जोड़े कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, ये सारी गलती मेरी है। मैंने लालच में आकर आप सभी लोगों से झूठ बोला था। नवीन जी ने समय समय पर हर चीज के लिए पैसे भिजवाए थे और वो सारे पैसे मैंने अपने ऊपर खर्च करके आप लोगों से झूठ बोला। बहू, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे झूठ और लालच की वजह से देखो क्या हो गया। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहू एक झूठी और लालची बहू है। सच में भाभी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जो पैसे मैंने एडमिशन के लिए भिजवाए थे उसका क्या किया तुमने? मैंने उससे अपने लिए सोने का सेट ऑर्डर कर दिया था। मुझे सोने का सेट लेने का मन था, इसलिए। सच में बहुत बड़ी झूठी और लालची हो। किसी की पढ़ाई के पैसे तुमने अपने लालच पर खर्च कर दिए। बहू, तूने ये सही नहीं किया। तेरे झूठ और लालच की वजह से मैंने अपने बेटे को कितना गलत समझा। मैंने अपने बेटे पर विश्वास नहीं किया, लेकिन तुझ पे किया। और तूने क्या किया? अब समझ आया कि तुम मुझे मेरे घर वालों से बात क्यों नहीं करने दे रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि मेरा ट्रांसफर वापस यहीं हो गया और मैं अब आप लोगों को बिना बताए आ गया, वरना मुझे तो तुम्हारे लालच और झूठ का पता ही नहीं चलता। भाभी, आपके लालच ने, आपके झूठ ने मेरा पूरा साल खराब कर दिया। मेरी पढ़ाई, मेरी मेहनत, सब कुछ। और मुझे लगा भाई लापरवाह है। मैं अपनी हर गलती मानती हूँ और उसके लिए शर्मिंदा भी हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। आप लोग मुझे एक मौका तो दीजिए। नितिशा के बार बार माफी मांगने पर सभी घर वाले उसे माफ कर देते हैं और उसे एक और मौका देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद नितिशा अपनी झूठ बोलने और लालच करने की आदत को कम करना शुरू करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।